योर हिस्ट्री। तो कल हम लोग, जैसा आपको पता है, वी वर डीलिंग विद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, है ना। हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था स्वामी सहज आनंद, है ना। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड थर्ड आपका हमने पढ़ा था इसमें केशव चंद्र सेन। एंड सो लाइक वाइज हमने पढ़ा था इसमें, आपका जैसे स्क्रीन पे भी है। फिर हमने केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा था, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था। ये पार्ट किसके थे? ब्रह्मो समाज के ये पार्ट थे। ठीक है, उस समय जैसे इसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो अभी तक हमने जैसे पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट मतलब लागू किया। जिससे क्या हुआ? समाज में, सोसाइटी में एक आक्रोश आया, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी ज्यादा अगेंस्ट थी किसके? पीजेंट्स के, ट्राइबल्स के, अन इंडियन सोसाइटी के। तो जिसमें से हमने पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स के बारे में अपनी क्लास में कर लिया था। अब ये थे सोशल रिफॉर्मर्स, जो आपके रिफॉर्म्स सोसाइटी में होने थे उसके लिए इन्होंने आवाज उठाया। जिसमें से कल हमने पढ़ा था एक राजा राम मोहन रॉय के बारे में। उनको क्या बोला जाता है? कल हमने इस पे बात भी की थी। कैन यू टेल उनको क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन रॉय को? यस, फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस। ठीक है। तो निशा, हाउ आर यू? ठीक है। अब ये आपके हमने, अगर इनके बारे में देखा जाए तो ये आत्माराम पांडुरंग थे, जो प्रार्थना समाज को इस्टेब्लिश किया था। और ये प्रार्थना समाज आपकी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है। ये उस समय की समाज में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आवाज उठाया। जैसे समाज में कुरीतियां थी जो हमने किसके किसके बारे में कल डिस्कस किया था। कास्ट सोसाइटी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, सती थी, और फीमेल, हाँ, इन्फेंटिसाइड थी, और कोई विडो रिमैरिजेस बैन थी। तो इन सब कृतियों से छुटकारा पाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स अपने पूरे ऑल ओवर कंट्री में चलाए गए। ठीक है। जैसे जिसमें से आपके आत्माराम पांडुरंग जी ने कहाँ चलाया? महाराष्ट्र में चलाया। ठीक है। 1850 1867 में बॉम्बे में। और ये किससे इन्फ्लुएंस थे? ब्रह्मो समाज आइडियाज। और ब्रह्मो समाज कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी?
ब्रह्मो समाज कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? बंगाल। यस। ठीक है। किसने स्टैब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ब्रह्मो सभा। उसके बाद उसका क्या नाम हो गया था चेंज होके? ब्रह्मो समाज। ठीक है। इनकी कोर आइडियोलॉजी क्या थी? मोनोथिज्म। मोनोथिज्म का कल मैंने मतलब भी डिस्कस किया था, कोई मुझे बता सकता है? यस, मोनोथिज्म मतलब वन गॉड। ठीक है। और इन्होंने, कल हमने ये भी बात की थी कि सोशल रिफॉर्म्स पे ज्यादा ध्यान दिया था, रिलीजियस डिबेट्स में ये ज्यादा अपने आप को उलझाए नहीं थे। ठीक है। होता नहीं कि आप सारे काम तो नहीं सही कर सकते हो जो समाज में है, तो एटलीस्ट आप एक ही सही कर दो। ठीक है। या एक आज के कॉन्टेक्स्ट में सबसे अच्छा क्या है कि तुम दूसरे को तो नहीं सुधार सकते, खुद ही सुधर जाओ, कम से कम तुम्हारे ही इम्पैक्ट से सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। तो इन्होंने प्रमोशन किसको दिया? विडो रिमैरिजेस को। कोई अभी बता सकता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, पर विडो रीमैरिजेस के लिए किसने लॉ एस्टैब्लिश करवाया और इसको रेगुलेट करवाया? ये इंडिया में अब नो मोर विडो, जो रीमैरिजेस वो बैन है, अब शादी करवाई जा सकती है। तो उनका क्या नाम था? ईश्वर चंद विद्या सागर। ठीक है। जिन्होंने इनके बारे में, विडो रीमैरिजेस के बारे में बात की। फीमेल एजुकेशन, सोचिए मतलब आपका जो एंशियंट टाइम था उसमें महिलाएं पढ़ी थी। ठीक, कोई एक भी नाम बता सकते हो एंशियंट टाइम से? ये महिलाएं तो नहीं थे। ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वाज मैन और वुमेन? ज्योतिबा फुले मेन थे। सॉरी, मैं पिक्चर लगाना आज भूल गया हूँ, कल आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा। ठीक है, मैं आज सोच रहा था उनकी पिक्चर्स डालता हूँ। ठीक है, ही वाज मैन। उनकी वाइफ का क्या नाम था? सावित्री बाई फुले। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था, इसलिए हमें फोकस करना है कोर आइडियाज पे। नहीं नहीं, हाँ, ये इंसिडेंट से तो नहीं हुई, आप बताइए, वही चीज है। गार्गी का नाम सुना है? गार्गी। लोपामुद्रा। इनके बारे में कुछ पढ़ना। ठीक है। इन्होंने क्या भूमिका आपके वेदास वगैरह में निभाई? ये भी हम पढ़ चुके थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल सिद्धांत क्या था? और ये प्लीज याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है। गुड निशा। हाँ, शी वॉज गार्गी। वेरी गुड। तो बैक टू वेदास, मतलब बैक टू वेदास का मतलब क्या होता है? कि जैसा हमारा समाज, यस, जो वेद के समय था, जो वेदास के टाइम पे समाज में इक्वालिटी थी। ठीक है। सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं ज्यादा थी वहां पे। कास्ट आपके जन्म से नहीं, आपके कर्म पे आधारित थी। ठीक है। पर ये आगे जाके जब चीजें पल्यूट हो गई, देन स्वामीनंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये आवाज उठाई कि हमको कैसी सोसाइटी चाहिए? जो वेदास जैसी सोसाइटी थी। ठीक है। और ये आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। और एक ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका, जो जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको आप लोगों ने नोट कल बनाया होगा ये चीज। ठीक है। और इसको अभी जब नेक्स्ट स्लाइड से जाएंगे तो लिखते भी रहना। निशा, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल्सो कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठें, और जो जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं उसका आप नोट बनाते चले। ठीक है। तो ये शुद्धि मूवमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। ठीक है जी। शुद्धि मूवमेंट ये था कि जैसे जो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्जन। कभी क्या था, 18, आपका 1500 से लेके अगर देखा जाए तो इस्लाम का प्रभुत्व ज्यादा था, है ना, इंडिया में। तो काफी ज्यादा कन्वर्जन हुआ। ठीक है। उसके बाद आपकी मिशनरीज आई। मिशनरीज के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। क्रिश्चियंस, लोग क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हुए। ठीक है, क्योंकि समाज में क्या था, बहुत ज्यादा ऊंच नीच थी लोगों को, हिंदू सोसाइटी में। ठीक है। लोगों को समानता का दर्जा नहीं मिलता था। तो क्या हुआ कि तो जिसको जहां समान दर्जा मिलेगा लोग वहां चले जाएंगे।
तो ऐसे में जो ये लोग आए, इन्होंने कन्वर्जन का एक रास्ता दिखाया और बहुत ज्यादा लोग कन्वर्ट हुए दूसरे दूसरे धर्मों में। तो उनको दोबारा अपने धर्म में लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक मूवमेंट चलाया, जिसका क्या नाम रखा गया? शुद्धि मूवमेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ये बैक टू वेदास, एक ये शुद्धि मूवमेंट। और इन्होंने क्या शुरू किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। मतलब आपका वेदास में भी देखा जाए तो आर्यंस थे। ठीक है, आर्य समाज, जो आर्यव्रत आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, ठीक है, आर्यंस जो आए थे। तो ये तीन चीजें आपको इसमें से लिखना है। हाँ, मतलब ये तो बाद में धर्म आए, सबसे पहला अगर हिंदू कस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्यंस थे। आर्यव्रत, ठीक है। फिर उसमें से जब मतलब चीजें इनगल्फ होती चली गई तो एक मूवमेंट शुरू हुआ बुद्धिज्म के लिए, तो लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, ठीक है। फिर एक शुरू हुआ जैनिज्म, तो लोग, जैनिज्म में क्या होता है बताइए? जैनिज्म एक धर्म है, उसमें कुछ प्रैक्टिसेस काफी टफ हैं, कुछ प्रैक्टिसेस काफी आसान हैं। वहां पे कोई ऊंच नीच नहीं है, पर वो लोग अहिंसा के पुजारी हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस। जैसे पहले जो आपका ये होता था कि वो इवन जो खेतों से उगी हुई चीजें होती थी, अभी तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बैक टू देन जब ये शुरू हुई थी, तो कोई भी चीज जो खेत से उगी होती थी वो भी नहीं खाते थे, उसमें भी वो सोचते थे कि इसमें जीव की या जीव जंतु की किसी न किसी की हानि। इवन पानी भी छान के पीते थे। ठीक है, ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। फल फ्रूट ऐसे ही अब हाँ वही। ठीक है, तो इस तरीके की तरह तरह के मूवमेंट्स चलते रहे। अब ये आपका एक एचपी ब्लावत्स्की, आप इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। हेलेना प्रोटोनोवा का नाम, एचपी ब्लावत्स्की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो भी जितने मैंने बनाए यहीं से आपको करना है, क्योंकि कल मैंने यहीं पे स्लाइड छोड़ी थी, ठीक है। तो अब लोग यहां से नोट करना शुरू करो, इनका नाम लिखो। और इन्होंने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, और ये सीधा पूछा जा सकता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो पहली बनाई गई थी वो कहाँ बनाई गई थी? जैसे मूवमेंट्स थे धीरे धीरे, उसी तरीके से एक सभा या एक तरीके से सोसाइटी बनाई गई, ठीक है। जैसे ये कोचिंग है, ये भी एक है, इंस्टीट्यूट है ना। इस तरीके से फिर इसको इंडिया में भी लाया गया। इन्होंने किसकी बात की? भाईचारे की। ठीक है, ये सोसाइटी किसमें विश्वास रखती थी? कोई अलग नहीं है, जैसे एक हिंदू मुस्लिम भाई भाई काइंड ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि हम सब समान हैं, ना कोई रंग भेद है, ठीक है, ना कोई जाति भेद है। तो इस तरीके के जो कोर गुड हो सकता था, जो एक मानवता के जो चिन्ह हो सकते थे, वो इसमें थे। हाँ, फिर इसका हेडक्वार्टर आपका आरडीआर एक जगह है मद्रास, वहां पे स्टैब्लिश किया। और इसमें क्या क्या किया गया देखो, कंपेरेटिव रिलीजन, मतलब इसमें हर एक रिलीजन को पढ़ा गया, ठीक है, कि किसका क्या अच्छा है, किसमें क्या कुरीतियां हैं। पर लिया सबसे ज्यादा क्या गया? जो हर धर्म से अच्छा है, ठीक है। इसमें फिलॉसफी भी पढ़ी गई और साइंस पे भी तरजीह दी गई, कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, ठीक है, आप जो सोच रहे हो वो लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। और इसका इंडियन इम्पैक्ट क्या था? कि सबसे ज्यादा इन्होंने कहाँ पे फोकस किया? इंडियन एंशियंट इंडियन फिलॉसफी, जो हमारे वेद थे, ठीक है, उनको इन्होंने पढ़ा। हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस को पढ़ा, ठीक है। तो इतना ये मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है कि एचपी ब्लावत्स्की ने क्या फाउंड किया था। यस, और कहाँ फाउंड किया था? नाम था, यही तो मैं फीचर्स आपको बता रहा हूं।
ठीक है, कि ये क्या इसमें किए थे, ये मतलब इसका कोर आइडिया क्या था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, फीचर यही था कि जैसे समाज में जब कहीं कुरीतियां होती तो हमारे पास आओगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, वो पार्ट था इसमें। ठीक है, अब ये आपका लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, 1863 से 1902 तक। ये क्वेश्चन आप में बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है कि विवेकानंद जी ने कब और बाहर कहाँ पे स्पीच दिया था। तो कहाँ पे दिया था, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1893 में। ये डेट और फिगर फैक्ट दोनों याद होने चाहिए आपको। और इनका ओरिजिनल नाम क्या था, ये भी आता है। क्या नाम था इनका ओरिजिनल? यस। ये कहाँ के रहने वाले थे? मैंने कल बताया था एक दिन कि शुरू में आप कुछ टाइटल से भी गेस कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं बनर्जी तो कहाँ लोग पाए जाते हैं, बंगाल में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। और इन्होंने क्या फाउंड किया था? रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु जी के नाम पे नाम रखा था। और देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है, जो इनकी मतलब मॉरल, इनके जो संघ का मॉरल था वो क्या था, कि अगर आप सर्विस मैन को देते हो तो सर्विस वो किसको मानी जाती है? सर्विस टू गॉड। यानी कि जो आप इधर उधर जितना काम करते हो वो आपका ज्यादातर टाइम किसमें डिवोट होना चाहिए? सर्विस टू मैन। जैसे आपने अगर कभी आप गुरुद्वारा जाते होगे तो देखा होगा वहां पे लोग काम करते रहते हैं। आप अगर शूज भी देते हो तो लोग शूज रखते हैं, उसको पॉलिश वगैरह करते हैं। ठीक है, या आप किसी जैसे जो बूढ़े व्यक्ति हैं, ठीक है, आप उनके लिए अच्छा करते हो, उनकी देखभाल करते हो, ठीक है, उनकी सेवा नित्य प्रतिदिन करते हो, तो ये चीज ये रियल है। ये सर्विस मैन को, ये सर्विस किसके बराबर है? गॉड के बराबर। ठीक है, तो एक ये है। और इन्होंने क्या प्रमोट किया समाज में? सोशल सर्विस का ज्यादा कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एजुकेशन। और एक यहां से जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि नेशनल अवेकनिंग, इसका मतलब क्या है? एक राष्ट्र की चेतना देना, कि एक राष्ट्र है। ठीक है, यहीं से आपके एक अंदर ये आना शुरू हुआ कि इंडिया का जो इंडिया यूनिफिकेशन होगा, और ये इंडिया स्वतंत्र होना चाहिए। कोई हम पे जो बाहर की जो आपकी ताकतें थी, जैसे आपके ब्रिटिशर्स उस समय रूल कर रहे थे, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को यहां से जाना होगा। ठीक है, ये कंट्री हमारी है, तो इस पे रूल किसका होना चाहिए? हमारा। तो इसको कहते हैं नेशनल अवेकनिंग, कि सबसे पहले नेशन, राष्ट्र की जो चेतना दी वो आपके स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। तो इतने सारे इसमें आपको सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ना था। क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, घर जाके आप एक बार ये पूरा अच्छे से पढ़िए और इसको रिवाइज कीजिए। नाउ इट्स अ टाइम फॉर द क्वेश्चंस। हाँ, तो मतलब जस्ट आप 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है,
गूगल में चाय दे देना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस पे। तो आपका पहला क्वेश्चन अगर मैं यहीं से पूछता हूं, तो आप लोग बताइए कि ब्रह्मो समाज को किसने फाइंड किया था या स्टैब्लिश किया था। वेरी गुड। ठीक है। एंड आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? ऑप्शन दो। हम्म। ठीक है, स्वामी, फिर आगे। गुड। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था, ठीक है। तो इसमें से आप थोड़ा सा क्विक के लिए बस ये ईयर लिख लो, ताकि आपको दोबारा एक बार रिवीजन रहेगा माइंड में, कि ब्रह्मो समाज कब फाइंड आउट हुआ था? 1828 में। और आर्य समाज कब बना था? 1875 में, इनके द्वारा। ठीक है। थोड़ा स्पीड में लिखना है ना, थोड़ा जल्दी लिखना। लिखा हुआ है ऑलरेडी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने क्या बताया था, कि विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पे रखा था, और उनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। ठीक है, परमहंस। एक क्वेश्चन अभी आगे चल के हम करेंगे इन चीजों को, ठीक है। अब नया एक फैक्ट है कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने फाइंड आउट किया था, या किसने शुरू किया था अलीगढ़ मूवमेंट? या चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? एनी आइडिया? ऑप्शन दो। ठीक है। मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान, निबली नोमानी, या बदरुद्दीन तायब जी। सर सैयद अहमद खान, ठीक है। उन्होंने वो काफी ज्यादा, अगर इस्लाम को लेके देखा जाए तो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा उनमें लेके आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हिंदूज हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ बढ़े जा रहे हैं, और जो उनकी सोसाइटी है वो बहुत पीछे जा रही है, ठीक है। तो वो अंग्रेजों का भी कभी कभी साथ देते थे इस पार्ट पे, कि उनकी सोसाइटी का भला हो सके। तो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा, कि आप उन चीजों से निकलिए जो रिलीजियस बिलीफ है, आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ जाइए, आप साइंस की तरफ जाइए। उसके चक्कर में उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट किया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां नहीं, अपने समाज को लेके वो थे, कि हमारा समाज, जैसे एक होता है कि आप, मतलब अगर आप रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो आप अपनी जगह पे ठीक हो, ओके। पर आज समाज की क्या मांग है? आपको साइंस आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आनी चाहिए, ठीक है। तो इस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि वो अपने बढ़ाने के लिए वो कभी कभी अंग्रेजों के साथ ही रहते थे, और अक्सर उनके जो मतभेद थे वो किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ थे, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस किसके लिए काम कर रही है? हिंदूज के लिए। तो पीछे कौन जा रहा है? मुस्लिम्स। तो ठीक है, वो अपनी सोसाइटी के लिए प्रोग्रेसिव थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और देखो, एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, कि इनके अंदर एक एजुकेशन आए, साइंटिफिक टेम्पर बिल्ट हो। लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि प्रार्थना समाज किसने स्टैब्लिश किया था? हाँ हाँ। गुड। आत्माराम पंडुरंग। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, आप ऐसे भी आत्मा आत्मा आपका यहाँ, ठीक है। तो वही चीज है। एंड क्या उन्होंने स्टैब्लिश किया था? प्रार्थना। ठीक है। तो प्रार्थना समाज का एस्टैब्लिशमेंट आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अभी एक मैंने और एक क्वेश्चन पूछा था, कि विडो रिमैरिज मूवमेंट किसने शुरू किया था?
केशव चंद्र सेन, पहले आप चारों ऑप्शन सुनना, ठीक है। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। डी पे। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इनमें से किसने विडो रिमैरिज को शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। मैंने यहाँ पे बताया था कि आगे चल के हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये अभी एक कॉन्सेप्ट लिख लो। ठीक, एक फैक्ट है, 1856 में शुरू किया था। हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं आपको, क्योंकि वो मैंने एक पीडीएफ लगाई है इसमें, ठीक है, जिसमें सारे लिखे हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिए, पर और भी हैं तो उनकी एक पीडीएफ मैंने यहाँ भी अटैच कर रखी है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन है कि देवबंद मूवमेंट एक था, ठीक है, उसको या उसको कौन शुरू किया था? ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है? ठीक, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको गेस करना है। देवबंद मूवमेंट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं चार ऑप्शन आपको देता हूँ, ठीक है, गेस करो। सर सैयद अहमद खान, देवबंद मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद काजी नानातवी, ठीक है। सिबली नोमानी, अब्दुल कलाम आजाद। चारों नेम मुस्लिम है, तो किसी मुस्लिम ने ही शुरू किया होगा। नहीं, नहीं, अब्दुल ने नहीं किया था। मोहम्मद कासिम ने शुरू किया था, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आ, क्या था कि ये मोमेंट, ये बहुत जरूरी है। ये यूपी के सहारनपुर में शुरू हुआ था, ठीक है। और ये ऑर्थोडॉक्स था। उधर देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि सर सैयद अहमद खान कौन सी एजुकेशन की बात करते थे? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, साइंस की बात करते थे, लिबरल एजुकेशन की। और ये उनके अगेंस्ट में बात करता था, ठीक है, कि उनको कौन सी एजुकेशन चाहिए? ट्रेडिशनल एजुकेशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। देवबंद मूवमेंट कासिम के द्वारा शुरू किया गया था, सहारनपुर में, यूपी में। ठीक है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम सब करेंगे इन डिटेल, इस पे इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे, ठीक है। पर ये सारे इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने क्वेश्चन बेस में कराया है, ठीक है। इसका आप ईयर भी लिख लो, ठीक है, 1866 में था। और ये आपका बहुत जरूरी है, ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में हुई। ये बहुत प्रोग्रेसिव लीडर थे हमारे, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि गांधी जी किसको अपना गुरु मानते थे? जी, किसको अपना गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले के। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपके सिलेबस में भी बताया था कि आपको कुछ वहां मेंशन था कि पर्सनालिटीज, ठीक है, जिनमें से आप अक्सर क्वेश्चन अभी तक गांधी जी, ठीक है, एक हो गया। दूसरे आपने दादा भाई, ठीक है। एंड देन आप ये गोपाल कृष्ण गोखले,
ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपने अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये फैक्ट लिख लिया आपने। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किसके द्वारा फाइंड आउट की गई थी? HP ब्लावत्स्काई एंड हेनरी स्टील ऑलकुड। ठीक है, ये लिख लीजिए, लिखा तो होगा शायद, अभी आप लोगों ने नोट भी बनाया होगा। ये ईयर जरूर मेंशन कर लीजिए। 1875, और ये न्यूयॉर्क में बनी थी। ठीक है, अब देखिए एक दोबारा रामकृष्ण मिशन है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और ये ईयर में जरूरी है, 1897 में। तो उन्होंने स्पीच कब दी थी? शिकागो में जो स्पीच दिया था विवेकानंद जी ने, वो कब दी थी, किस ईयर में दिया था? 93 में। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, डेट्स थोड़ा स्पेसिफिक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत मदद मिलेगी ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। ठीक है, हो गया। तो इतने सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ आवर वन मोर टॉपिक, सोशल रिफॉर्मर जो आपके थे। ठीक है, ठीक है। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, लोअर कास्ट मूवमेंट्स। ठीक है, कि उनके द्वारा चलाया गया, अभी तक देख रहे हो कि जो ज्यादातर जो कुरीतियां हैं वो समाज में, वो कुरीतियों के बारे में बात हो रही है जो ऊंच नीच में, वो भी वुमेन स्पेसिफिक हैं, ठीक है, रिलीजन बेस्ड है। इन सारी कुरीतियों के बारे में बात हो रही है। अब आपके जो रिफॉर्मर आएंगे, वो जो हिंदू सोसाइटी के अंदर जो जातीय व्यवस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हो, लोअर कास्ट मूवमेंट्स। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाला लोअर कास्ट मूवमेंट, तो अभी हम मूवमेंट्स ही पढ़ रहे हैं, जिसमें से अब सबसे पहला आपका नाम किसका आता है? ज्योतिबा फूले जी का। ठीक है, और ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की। ठीक है, जो सत्य पे है, जो ट्रुथ पे है। और अगर इसके बारे के इस बैकग्राउंड के बारे में मैं डिस्कस करूं, ठीक है, एक हिस्ट्री के अगर बारे में, तो देखिए उस समय समाज में क्या था? रिजिड कास्ट सिस्टम था। ठीक है, महाराष्ट्र में लोअर कास्ट को डिनाइड था क्या? एजुकेशन और इक्वल राइट्स जो अपर कास्ट के लोगों को मिलते थे। ठीक है, जो क्या ट्रिगर किया? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ज्योतिबा राव फूले। शायद ये कहीं एक शादी में गए थे अपने फ्रेंड की। ठीक है, अगर इनके स्टोरी लाइन में डिस्कस किया जाए, तो ज्योतिबा राव फूले जी अपने फ्रेंड की शादी में गए थे, और वहां पे उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिली। ठीक है, जो और लोग थे कहीं और खाना खा रहे थे, जो वो थे, तब उनको लगा कि कुछ तो समाज में ऊंच नीच है, और उसके बाद से उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उन्होंने समझा कि कुछ तो समाज में एक है जो हम दोनों जो डिफरेंस कर देता है, जो नीची जातियां हैं उनको डिफरेंस कर देता है, सो कॉल्ड। तो उसके लिए उन्होंने क्या चलाया? सबसे पहले एक समाज का संगठन किया जिसका नाम रखा उन्होंने सत्य शोधक समाज। तो प्लीज नोट डाउन दिस।
तो अब बैकग्राउंड आपको पता है कि ये क्यों रखा था, या उनको क्या ट्रिगर किया, इसके बैकग्राउंड से निकल के आता है आपका सत्यशोधक समाज, जो कि इस्टेब्लिश किया गया ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा, और 1873 में। ठीक है, अब इसमें देखिए इनका एम क्या था कि कास्ट सिस्टम को खत्म करो या खत्म करो। क्या अभी तक कास्ट सिस्टम खत्म हो पाया है? नहीं, पर इसकी चेतना देखो कब से चल रही, दो दो ढाई ढाई सौ साल अभी हो चुके हैं, पर नो डाउट हद तक चीजें ठीक हुई हैं, पर अभी भी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये जो है आप बस एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखो, पर ये जो फैक्ट हैं आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्होंने अपलिफ्ट किया शूद्राज एंड दलित्स को। ठीक है, जो समाज के निचले हिस्से में आते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या प्रमोट किया उनके बीच में? एजुकेशन और इक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि जब एजुकेशन आएगी तो अपने आप में जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है या जो असमानता है वो कम होगी। जैसे अभी वुमेन्स को भी पढ़ने का अधिकार है, एक समय उनको अधिकार नहीं था, आज अधिकार है, तो वुमेन्स भी AIR रैंक 1 लेके आती हैं। ठीक है, विच इज गुड। और इक्वालिटी। अब इन्होंने काम क्या किया कि मैरिजेस बोला कि अब जो ब्राह्मण प्रीस्ट है हमें कोई जरूरत नहीं है, उनके अलावा भी हम मैरिजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्कूल खोले गए, किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए एंड वुमेन्स के लिए, विद सावित्री बाई फूले। एंड सावित्री बाई फूले कौन थी? ज्योतिबा फूले की वाइफ। ठीक है, जिन्होंने समाज को शिक्षित करने का काम किया, और स्पेशली वुमेन्स को। एंटी कास्ट अवेयरनेस चलाई, और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम लिखा है गुलामगिरी, ये नोट कर लीजिए। जी जी, उसमें उन्होंने चर्चा किया है एंटी कास्ट अवेयरनेस के बारे में। तो जो लोअर कास्ट मूवमेंट से अब आपको एक लोगों के बारे में जानकारी हो चुकी है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिनका नाम है ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, इनकी तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि इन्होंने सत्यशोधक समाज कहाँ पे स्टैब्लिश किया, किस ईयर में किया, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, बढ़ूं आगे। अब ये एक दूसरा है, अरावीपुरम मूवमेंट है। आराम से समझते हैं कि अब सिंपल अभी तक देखिए, अगर हम क्या बताएं कि अभी हमने पीजेंट्स मूवमेंट किए तो वहां पीजेंट की हमने समस्याएं सुनी। ठीक है, तो जहां भी कुछ भी रिलेटेड आएगा पीजेंट से, रेवेन्यू टैक्स यही सारी चीजें थी। फिर हमने ट्राइबल्स मूवमेंट्स पढ़े, ट्राइब में उनके अपने फॉरेस्ट के इश्यूज थे। ठीक है, उनके कल्चर के लिए इश्यूज आने लगे थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल इश्यूज, जिसमें भी कौन सा? कास्ट सिस्टम। तो जब हम कास्ट सिस्टम के लीडरों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर तरफ क्या ही समस्याएं होंगी? कास्ट की, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे वो साउथ में हो। हम्म, वो ठीक है, तो कहीं भी हो, अभी हम जितने लीडर्स पढ़ेंगे उनकी एक ही बैकग्राउंड में कॉमन रहेगा, जातीय व्यवस्था या कास्ट सिस्टम। ठीक है, और ये हर जगह, चाहे वो नॉर्थ होगा चाहे वो साउथ होगा, आपका मिडिल होगा, ईस्ट वेस्ट, हर जगह सिर्फ एक समस्या के बारे में हम बात करेंगे, जातीय व्यवस्था। अब यहां पे देखिए क्या, कि केरला में एक्सट्रीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, और अगर आप स्टेट्स में भी देखोगे तो मतलब हाइपोथेटिकली बात है, एकदम एग्जैक्ट फिगर्स पे बात नहीं है, सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हुआ वो भी किधर? क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो दो स्टेट्स में सबसे ज्यादा हुआ,
कहाँ कहाँ पे हुआ, कोई मुझे बता सकता है? नॉर्थ ईस्ट में भी था, बिल्कुल था, ठीक है। पर हम अभी, हमने एक स्टेट मैंने कल पढ़ाया था आपको, झारखंड के बारे में पढ़ाया था, और एक ही आपकी केरल, ठीक है। क्योंकि वहां लोगों को जब कहीं भी हो आपको, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी जो होती है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप मनुष्य हैं, बस इतना ही सफिशियंट है, ठीक है, आपको इज्जत देने के लिए। उसके बाद उसमें कोई अटैचमेंट, ये ऐसा या ये उस जाति धर्म से आते हैं इसलिए इनका ऐसा स्टेटस होना चाहिए, ये सब बात की बात है। तो वहां पे बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम रिजिड था, जिससे जो जो नीचे तबके के लोग थे या जो लोअर कास्ट में ट्रीट किए जाते थे, ठीक है, उनको कोई राइट ही नहीं था उस तरीके से। इवन बहुत जगह पे जो बिल्स होती थी, आपने अक्सर अभी भी कहानियां सुनते होगे, उनको कुएं पे पानी नहीं पीने दिया, ठीक है, या कुछ हो गया तो मार दिया ऐसे करके, ठीक है। या अभी भी कहीं कहीं आप न्यूज़ पढ़ते रहते हो कि बारातों में बहुत लोगों के, ठीक है, इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के अभी रिसेंटली, अगर आपने कोई एक न्यूज़ देखी हो, मतलब 2 ढाई साल हो रहे होंगे, कि एक इवन आईपीएस थे, ठीक है, शायद राजस्थान कैडर या राजस्थान से थे, ठीक है, उनको अपनी शादी के लिए सिक्योरिटी मांगनी पड़ी, ठीक है, एक आईपीएस को, ठीक है, बिकॉज ही वॉज कमिंग फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है। तो अ- पर स्टेटस नहीं है ना, मतलब जो लोगों की, क्योंकि ये एक चेतना की बात है, ठीक है। इस पे आप कितनी भी डिबेट कर लो, एंडलेस है, मीनिंगलेस है, ठीक है। पर जो बात है कि मतलब जैसे होता नहीं कि बहुत लोग मेरिट नहीं देख पाते हैं आपकी, आपको कहाँ से देखना चाहते हैं? आपकी जाति, आपके धर्म से देखना चाहते हैं, आप कितने टैलेंटेड हो, अलग बात है, ठीक है। इसके साथ से आपने महाभारत में भी देखा होगा, ठीक है। तो लोअर कास्ट डिनाइड, देखिए यहाँ पे लोअर कास्ट को क्या डिनाई कर दिया गया था? टेम्पल एंट्री वहां थी ही नहीं, ठीक है। एक अभी और क्वेश्चन है कि अभी कुछ दिन पहले, या रिसेंटली बोलना ज्यादा सही रहेगा, महिलाएं एक टेंपल में एंट्री लेने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। कोई मुझे बता सकता है उस टेंपल का नाम क्या है? महिलाओं को भी एंट्री नहीं थी अभी रिसेंटली, बहुत दिनों से तो नहीं थी, तब फिर वुमेन्स के अंदर एक चेतना आई कि हम क्यों नहीं जा सकते उन मंदिर में। तो कोई मुझे उस मंदिर का नाम बताएगा? आज से 1.5 2 साल पहले न्यूज में थी बातें, अभी भी आती ही रहती हैं। सबरीमाला, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि 1988 में इनका नाम जो था श्री नारायण गुरु, इन्होंने खुद ही शिवा आइडल इंस्टॉल कर दिया, कहां पे? अरावीपुरम, की हमें आपके मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चेतना दी, और इन्होंने चैलेंज किया किसको? ब्राह्मिन्स मोनोपली को। जैसे अगर देखा जाए, ब्राह्मिन्स मोनोपली अभी भी सबसे ज्यादा किस पे हावी है, अगर एक बात की जाए, जैसे प्रीस्टहुड में, प्रीस्ट ज्यादातर कौन होते हैं? ब्राह्मिन्स होते हैं, है ना। आपकी शादी कराने का एकाधिकार किसके पास है? ब्राह्मिन्स के पास है, ठीक है। तो ये चीज है ओवर रिलीजन। तो इसको उन्होंने चैलेंज किया कि सिर्फ आप ही का अधिकार धर्म पे नहीं रहेगा, जो हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं, चाहे वो निचली जाति से हो या चाहे सो कॉल्ड, चाहे अपर कास्ट से हो, सबको धर्म के अंदर बराबर का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और इन्होंने क्या प्रमोट किया? सोशल एंड रिलीजियस इक्वालिटी, कि समाज में भी सभी लोग बराबर होने चाहिए और धर्म में भी सभी लोग बराबर होने चाहिए। ये रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर। हाँ, जिन्होंने मूवमेंट शुरू, अभी एक और मूवमेंट पढ़ेंगे इनके बारे में। समझ आ रहा है? केरला में, केरला में।
ठीक है, ये भी फैक्ट है, जरूर है, क्योंकि ये ऐसे बोल देंगे कि आंध्रा में शुरू हुआ था क्या, ठीक है, तो फिर गलत हो जाएगा। अब ये भी एक मूवमेंट है, SNDP मूवमेंट है, ठीक है, जो कि श्री नारायण गुरु पे ही था, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, और इन्होंने ही शुरू किया था, पर ये कब शुरू किया था, 1903 में। वहां पे क्या था, केरल में एक्सट्रीम कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी वहां प्रिविलेंट थी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, छुआछूत, ठीक है। चलो थोड़ा पॉलिटी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आ, जी, वेरी गुड। आर्टिकल 17 के अंदर इसे बैन कर रखा गया है, ठीक है। अब एक कम्युनिटी थी, क्या कम्युनिटी का नाम था, इजावा कम्युनिटी, ठीक है। ये लोअर कास्ट कम्युनिटी थी, जिसको क्या डिनाइड थी, ना तो वो मंदिर में जा सकते हैं, ना वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं, और ना ही वो नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीजें उनके लिए बैन थी। अब देखो यही अरावीपुरम मूवमेंट आ गया, क्योंकि ये उसी का पार्ट था। रिफॉर्म बिगेन विद अरावीपुरम मूवमेंट इन 1883 बाई श्री नारायण गुरु, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलाया। एक इनके बारे में भी एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, और यही इनका स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपके आता है, तो इसको लिख लीजिए। इन्होंने सबसे ज्यादा किस पे बात की, एक जाति होनी चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, और एक गॉड होना चाहिए, किसके लिए, मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट। श्री नारायण गुरु ने। श्री नारायण का था, ठीक है। एक मूवमेंट था, श्री नारायण मूवमेंट्स थे। लिख लो इसको, श्री नारायण धर्म परिपालना मूवमेंट, ठीक है। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कास्ट को माना गया था, तो इजावा कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, सीधा पूछ लेते हैं, PYQ में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपके, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा इंसिस्ट किया है। अब एक मूवमेंट ये भी है, बहुत जरूरी है, ये आपका कहाँ पे है, डिप्रेस क्लास मिशन मूवमेंट, ये आपका बॉम्बे में है। ये भी लोअर कास्ट मूवमेंट है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड यही है, लोअर कास्ट मूवमेंट। अब हम कहाँ चले आए हैं, साउथ से थोड़ा मिडिल में चले आए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी लोअर कास्ट डिप्रेस क्लास फेस्ड क्या, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। सोशल उनका कोई स्टेटस नहीं था, एजुकेशन से भी वो लोग एक्सक्लूड कर दिए गए थे। तो उन्होंने क्या की, नीड आई, ऑर्गेनाइज्ड अपलिफ्टमेंट एफर्ट्स लाए इस, और संगठित होकर जो एक एफर्ट आया वो किस में बदल गया, एक मोमेंट में, जिसका नाम रखा गया डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। और एक ये भी टर्म है, इंपॉर्टेंट है,
कि डिप्रेस क्लासेस किसको कहा जाता है? क्लासेस, एक टर्म उनको दिया गया, दे आर कॉल्ड दलित्स इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। डिप्रेस क्लास मींस दलित्स। ओबीसीज, ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग होता है, इनसे ऊपर होता है, ठीक है जी। उनको भी नहीं थी बहुत जगह पे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना शूद्रास, शूद्रास आज के मतलब देखो बहुत ये बहुत क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो जो शूद्रास थे, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर वो ओबीसी में है। और जो अनटचेबिलिटी वाला पार्ट था वो ज्यादातर किसके साथ था? दलित्स के साथ था। जैसे आपके ज्योतिबा राव फूले, वो इसमें नहीं आते थे, ठीक है, वो ओबीसी में थे, वो एक माली जाति से आते थे। पर कास्ट सिस्टम तो उनके साथ भी हुआ, उनको भी वो इज्जत नहीं मिली, ठीक है। तो जब बात आती है शूद्रास तो ओबीसी ऐसे करके, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ही बात है ये। और डिप्रेस क्लास ये पहले इनको मतलब अंग्रेज डिप्रेस क्लास बुलाते थे, तो हिंदी में इसका वर्णन क्या आया? दलित्स। प्रमोट क्या किया गया? एजुकेशन, सोशल इक्वालिटी, रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। लिख लिया? अब ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जस्टिस पार्टी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें तीन नाम आपके इस्टेब्लिशमेंट में है और मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको इस पे स्पेशली हाईलाइट करना है। इसमें क्या करते हैं वो लोग? मिसमैच करके नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छी लाइन लिखी है कि जस्टिस पार्टी जो थी वो 1916 में बनी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड देखिए कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, अभी हम केरल के बारे में बात कर रहे थे, उससे उसके बाद हमने बॉम्बे के बारे में बात किया, अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं? मद्रास में। कि जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेशन किसमें था? एडमिनिस्ट्रेशन में और एजुकेशन में उन्हीं का था सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इससे चैलेंजेस क्या होते थे? जैसे आप ही एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो, हाइपोथेटिकली, उस समय तो और ज्यादा होता होगा शायद, ठीक है, कि जब ब्राह्मण ज्यादा डोमिनेटेड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कभी कभी चैलेंजेस आते होंगे लोगों को, उनकी शायद सुनवाई ना होती हो इतनी, ठीक है। अगर आप हमारे ही खिलाफ रिपोर्ट लेके आओगे तो मैं क्यों डील करूंगा उस चीज को ज्यादा, ठीक है। और एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा कौन थे? ब्राह्मण थे। तो नौकरियां सबसे ज्यादा किसके पास थी? ब्राह्मण्स के पास थी। तो जब नौकरियां इनके पास थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा था? ब्राह्मण चला रहे थे। उससे क्या हो गया कि जो नॉन ब्राह्मण थे, ऑल्दो उनकी संख्या ज्यादा थी, पर उनके पास कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि वो मतलब सोसाइटी में कोई हेड हो, ठीक है, ऐसा नहीं था, या उनका एक अपना इंपॉर्टेंस हो, सोशल स्टेटस हो, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसलिए फिर एक चेतना डेवलप हुई, जिसका क्या नाम रखा उन्होंने? नॉन ब्राह्मण कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना अगेंस्ट द ब्राह्मण्स, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें भी फुल इज्जत मिलनी चाहिए, वो वाला कॉन्सेप्ट था। और ये बना कब? ये 1916 में। टीएम नायर, पी त्यागराज शेट्टी एंड सी, आप इनका नाम सीएन मुदालियर करके लिख सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये आपने नाम लिखे।
ये क्यों नहीं समझ आया? देखो अभी तक सब क्या हो रहा है कि हम सारे सोशल कास्ट मूवमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे वो केरला में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अपने इधर हो, ठीक है। अब हम कहाँ चले गए? बंगाल में। अब माफ करना, अरे हम चले गए मद्रास में। तो तरह तरह की हर जगह कहीं पे सभा बनी, कहीं पे सोसाइटी बनी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनी? पूरी पार्टी बनी, ठीक है। जो किसके अगेंस्ट बात किया? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वहां के जो ब्राह्मण्स थे वो पहले से ही ज्यादा शिक्षित हो चुके थे, तो उन्हीं के पास ज्यादा विशेषाधिकार थे, उन्हीं के पास ज्यादा नौकरियां थी। जिसकी वजह से जो और वर्ग था उनके पास ना तो नौकरी थी, ना ही सोशल स्टेटस था। तो एक समय के बाद लोगों को बुरा लगेगा ना कि हमारी, एक तो उनका नंबर भी ज्यादा था, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स का इंडिया में अभी भी नंबर सबसे ज्यादा किसका ज्यादा है? अदर कास्टेस का ना। ब्राह्मण्स तो हार्डली 1 और 2% है, ठीक है, 3%। तो उससे क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा आया कि ये नहीं चलेगा। जब अगर समाज में 10 लोग हैं तो 10 का अपना एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। वो चीजें अगर 10 रुपए हैं, 10 लोग हैं, तो कैसे बंटना चाहिए? एक एक रुपए सबको। तो ये नहीं था। तो उसके आगे जब चेतना शुरू हुई, तो यहाँ पे क्या आया कि देखो उन्होंने उसको हटा दिया। रिप्रेजेंटेशन अब जॉब में और एजुकेशन में दोनों में मिली। जैसे आपके जो सबसे लास्ट कौन लीडर आए जो ये चीज करके गए? B.R. अंबेडकर। जैसे आज आपका रिजर्वेशन चलता है, ठीक है। तो रिजर्वेशन उन्होंने कहाँ दिलाई आपको? जॉब्स में, ठीक है। एजुकेशन में आप सीटें होती है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, जो अभी आपके पास कास्ट सिस्टम है या जो आपके कैटेगरीज हैं, ठीक है, सबकी सीटें फिक्स्ड होती हैं। नौकरियों में भी सबकी सीटें फिक्स्ड होती हैं। तो ये चीज है। और इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंसी को चैलेंज किया, ठीक है। तो इसका इनको क्या फायदा मिला? कि ये लोग, इनकी रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में और एजुकेशन में बढ़ गई। जैसे एक ऐसे डिस्कशन करते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी वो क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे जाट्स ज्यादा है, ठीक है। आपके डोमिनेटेड काइंड ऑफ है हरियाणा बाई जाट्स। पर ये पहले क्या थे? एग्रीकल्चर सोसाइटी थी ना, इसमें सबके पास ज्यादा ज्यादा लैंड है। आपके पास लैंड है, पर क्या हुआ कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा नहीं था। लोग भी ज्यादा हैं, ठीक है। पर ये क्या कहलाते थे? एग्रीकल्चरलिस्ट थे। पर फिर ओवर द टाइम इनके अंदर एक चेतना आई, और आज एजुकेशन में भी अच्छा खासा इनका प्रतिनिधित्व धीरे धीरे दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पहले कास्ट थी, ठीक है, वो बैकवर्ड थी, फिर उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। अब एक ये था डिप्रेस क्लास वेलफेयर, जिसको आप ये भी कह सकते हो बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये किसके द्वारा फाइंड आउट की गई थी? B.R. अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। और डिप्रेस क्लास को दलित कहा जाता था, जो फेस करते थे क्या? वही अगेन रिपीटेड पॉइंट, अनटचेबिलिटी, सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। लिख लिया ये नोट कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में किसके द्वारा फाइंड आउट की गई थी? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा। जिन्होंने क्या प्रमोट किया समाज में? एजुकेशन, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि हमें समाज में भी दर्जा चाहिए और हमें राजनीति में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। और उन्होंने लड़ाई लड़ी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? हम्म, ठीक है। और मूक नायक किसने लिखा? हाँ, ठीक है। ये अभी जब हम लिटरेचर वाली बुक्स करेंगे, किसने क्या क्या लिखा, तो उसमें हम इस चीज को
पढ़ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब इसके बाद एक आपको और इम्पोर्टेंट पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी समझ आया आपको कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू की गई। वही फंडामेंटल यही थे, बैकग्राउंड यही था, ये अनटचेबिलिटी वगैरह। और फिर इसका रिजल्ट क्या आया? एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आई, सोशल पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, और कास्ट सिस्टम हद तक कमजोर करना था इसका उद्देश्य। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, नाम ही कितना अच्छा है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। होना चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, मतलब कब तक उसको ऐसा रखना चाहिए कि अभी बात सेल्फ रेस्पेक्ट पे नहीं आई है? सबका इंडिविजुअल होता होगा, ऐसे तो कोई इसका पैरामीटर तो फिक्स है नहीं, है ना? ये एक सब्जेक्टिव बात है। चलो अभी कुछ पूछता हूं इसके बारे में। तो ये कहाँ था? मद्रास में था। ठीक है, वहां पे भी देखिए, मद्रास आपका चेन्नई, तमिलनाडु, ब्राह्मण डोमिनेंस था इनका नाम ये। हाँ, ये भी मद्रास में थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्राह्मण डोमिनेंस इन सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन सेम दिक्कत, लोअर कास्ट फेस्ड वही सेम इश्यूज, राइज ऑफ नॉन ब्राह्मण एंड एंटी कास्ट चेतना कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना। 1925 में फाइंड किया किसने? इनका लीडर का नाम था ईवी रामास्वामी, जिनको हम उनके उपनाम पेरियार के नाम से जानते हैं। आपने पेरियार, जेएनयू वगैरह जाओ तो हॉस्टल्स के भी बहुत सारे नाम आते हैं पेरियार। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इन पे कई चीजें भी बनी हैं, तो इनका नाम है ईवी रामा स्वामी। ठीक है, और इन्होंने क्या शुरू किया था? सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब अब एक कोई व्यक्ति है, आप उसको कास्ट की बात पे ठीक उसको नीचा दिखा रहे हो, ठीक है, उसको आप नौकरी भी नहीं दे रहे हो, उसको अपना बिजनेस भी नहीं करने दे रहे हो, तो ये कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा किसी के लिए। एंड अगर आप थोड़ा और पीछे जाओ तो ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है कि बहुत सेक्शन थे सोसाइटी में जिनको एक प्रॉपर रोड पे भी चलने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो दिस वाज द इशू कि वो स्पीड भी नहीं कर सकते थे प्रॉपर जगह पे। ठीक है, तो ईवी रामा स्वामी पेरियार ने अगेंस्ट ब्राह्मण सिस्टम्स अपना एक मूवमेंट चलाया, और उसमें हद तक सफल हुए। और इन्होंने रैशनलिज्म, चेतना की बात की। ठीक है, कि तार्किक बात करो। जैसे क्या होता था कि लोग, जैसे आप कोई अंधविश्वास की बात करता है कि ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो ही वॉज लाइक नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो वो चीज है। और यहाँ पे वुमेन्स के अधिकार, वुमेन्स को बहुत पीछे रखा गया, तो उन्होंने वुमेन्स के अधिकारों के बारे में भी बात किया। अभी भी वुमेन्स, अभी क्या लगता है आप लोगों को, आप लोग बराबर हो या अभी भी बहुत जगह पे पीछे हो, या क्या लगता है? जैसे बताइए, आप लोग अपना कुछ बताइए, क्या लगता है कहाँ पे अभी भी इनक्वालिटी फेस करते हो? फॉर एग्जाम्पल बहुत है, बताइए तो एक दो। हाँ, ठीक है, हाँ ऐसा होता है। मतलब वहीं सेम जगह नहीं करने दिया, घरों पे बोलते हैं कि फीमेल नहीं करेगी। अच्छा, और कोई एक कॉन्टेक्स्ट? अच्छा, और कोई? और एक दो बताओ, ये तो चलो ठीक है, और स्टैंडर्ड वाले बताओ, मतलब ये भी स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ी बात है कि घर पे मतलब बिल्कुल, अगर घर का काम है तो बस घर मतलब महिलाएं, है ना? क्योंकि अच्छा, आज ये टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? लड़के काम करते हैं ना आप घर पे? चलो अच्छी बात है। कहीं कहीं पे अभी भी रेयर है ना? क्या लगता है अभी कितना समय लगेगा इसको टूटने में? भी 2 जनरेशन और लगे, यानी 50 साल अभी और लगेंगे, हैं? हम्म। हम्म, ओके, है ना?
और कुछ जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे 6:30 हो जाता है, 7:30 हो जाता है, दिक्कत आने लगती है ना, घर पे परेशानी आने लगती है। लड़के तो 9 बजे भी फोन उठाए, मम्मी जा रहे बाहर, कोई इशू नहीं है ना। तो जो कि ठीक है, वही चीज है कि मतलब इनइक्वालिटी कभी भी फेस करनी पड़ती है। आपको जाना है तो भाई साथ में जाएगा, है ना। लड़के हैं तो कहीं निकल गए। तो ये सारी समस्याएं हैं। एजुकेशन में भी बहुत है ना, कि इतना पढ़ लिया ठीक है, नौक जैसे शादी का बड़ा प्रेशर आता है ना, कि 2 4 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो अब एक ही काम बस बचता है कि आप ये कर लो। बहुत जगह तो इनफैक्ट मेरे दोस्त वगैरह, मतलब जो फीमेल फ्रेंड्स है कि ना, ये घर से ये बोलते हैं कि शादी कर लो, क्या पता तब निकल जाए। समझ रहे हो। कि अभी हो नहीं रहा है।